नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे प्रयोगवादी कविता के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रयोगवाद और हिंदी कविता। लेकिन इसके पहले की चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद इसमें कमेंट वगैरह भी आप करें। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, समाज सदैव एक जैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इतिहास में कहा जाता है कि नो सोसाइटी इज स्टैटिक, कोई भी समाज स्थिर नहीं होता। और यही कारण है कि हम अलग अलग कालों में समाज में अलग अलग तरह के परिवर्तन देखते हैं, नई नई विचारधाराएं देखते हैं, नए नए वाद आते रहते हैं। तो क्योंकि संसार जो है वो प्रगतिशील है, निरंतर प्रगति होती रहती है। और इसी प्रगति के कारण आज हम पाषाण युग से लेकर के इस सुपरसोनिक युग में पहुंचे हैं। तो साहित्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। साहित्य में जो मनुष्य के समाज में जो कुछ भी घटनाएं घटती रहती हैं, जो कुछ भी मनुष्य के मन में चलता रहता है, तो उनकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती रहती है। इसीलिए हमें साहित्य में तरह तरह के वाद दिखाई पड़ते हैं। तो जहाँ तक प्रयोगवाद का प्रश्न है, तो प्रयोगवाद से तात्पर्य क्या है, आइए सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रयोग कोई नई बात नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते रहते हैं। तो कविता जो है वो उसके क्षेत्र में भी प्रयोग का प्रारंभ हुआ। और तो प्रयोगवाद वास्तव में ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि परिहास में दिया गया नाम है। प्रयोगवाद जो है वो कुछ कविताएं, जैसे आप देखते हैं जो भारत में हिंदी में काव्य रचना होने लगी थी, हिंदी काव्य रचना के समय हम पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं। अगर आप देखिए, भारतेंदु युग में आई, उस समय कविता का स्वरूप कुछ और था। आगे चल करके द्विवेदी युग में कविता का स्वरूप कुछ और था। फिर छायावादी युग आया। छायावादी युग में कविताओं का स्वरूप हम देखते हैं कुछ अलग था। फिर प्रगतिशील आंदोलन चला, प्रगतिवादी कविताएं। अभी हाल ही में मैंने प्रगतिवाद पे एक वीडियो डाला था। तो इसी तरह से शिल्पगत परिवर्तन आते रहते हैं कविताओं में। तो इसीलिए हमने ये कहा कि प्रयोग निरंतर चलता रहता है। प्रयोग एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो प्रयोगवाद नाम जो है वो ऐसी कविताओं को दिया गया जिनमें कुछ नए बोध थे, जिसमें कुछ नई संवेदनाएं थी, कुछ में उसमें जो है कुछ नए तरह का शिल्प था। तो ये कविताएं 1943 ईस्वी में तार सप्तक के माध्यम से प्रकाश में आई और बाद में इनका जो पर्यवसान है, इनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। कुछ लोग जो है प्रयोगवाद और नई कविता में कोई अंतर नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि दोनों एक ही हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद नई कविता का प्रारंभिक स्वरूप है। तो ये जो प्रयोगवादी कविताएं हैं, उस समय प्रगतिशील कविताएं लिखी जा रही थी, प्रगतिवाद का दौर था। उस दौर में कुछ इस तरह की कविताएं आई जो उसके साथ साथ प्रगतिवादी कविताओं के साथ साथ विकसित हुई, पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। और तो परिहास स्वरूप इन कविताओं को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। प्रथम सप्तक में संकलित जो कविताएं थी, उनके माध्यम से जो प्रयोग हो रहे थे उनकी ओर संकेत किया गया था। तो इसी प्रयोग शब्द को पकड़ करके
विभिन्न आलोचकों ने व्यंग्यात्मक लहजे में प्रयोगवाद नाम दे दिया इस तरह की कविताओं को। तो प्रयोगवादी आंदोलन कह लीजिए या प्रयोगवादी कविता लेखन का प्रारंभ हुआ। प्रयोगवादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं जो प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं। जैसे इसमें रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। तो प्रयोगवादी कविता जो है वो उसमें जो पतन की ओर उन्मुख जो मध्यवर्गीय समाज था उसकी विभिन्न गतिविधियों का चित्रण जो है हमें इसमें दिखाई देता है। प्रयोगवादी कवि जो जिस नए सत्य का शोध करना चाहता था और उसका संप्रेषण करना चाहता था तो उसका माध्यम बनी प्रयोगवादी कविताएं। तो इन कविताओं में मध्य वर्ग के व्यक्ति का सत्य हम देख सकते हैं। प्रगतिशील कविता ने शोषित किसानों, मजदूरों इत्यादि के जीवन में होने वाले जो दुख दर्द थे, कष्ट थे, उनको उद्घाटित किया। ऐसा नहीं था कि पहले ये सब उद्घाटित नहीं किया गया था। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देखिए उन्होंने भी किसानों के दुख दर्द को उद्घाटित किया है। या प्रगतिवादी आंदोलन में तो किसानों और मजदूरों इत्यादि के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है। निराला जी ने लिखा और दूसरे कवियों ने लिखा। तो प्रगतिशील कविता ने शोषित किसानों और मजदूरों के जीवन के सत्यों को उद्घाटित किया था और उसका जो कारण था उसका कारण यह था कि आर्थिक लाचारी, ये लोग आर्थिक रूप से जो है लाचार थे। इसी तरह से लेकिन आर्थिक लाचारी को देखने का आग्रह अपनी अतिवादिता में कहीं कहीं बहुत यांत्रिक हो गया और समूह का स्वर इस तरह से ऊंचा किया गया कि किसान या मजदूर समूह की आंतरिक इकाई बनकर रह गया। तो प्रगतिवादी आंदोलन में हम ये देखते हैं कि मध्यवर्गीय समाज के जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया था। प्रयोगवादी कविता का जहाँ तक सवाल है तो प्रयोगवादी कवि ने व्यापक जनजीवन के अंकन के फेर में न पढ़ करके अपने जिए हुए जीवन के ही विभिन्न दर्दों को अंकित किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्रयोगवादी कविता थी वो समष्टि से हट करके व्यष्टि में आगे की ओर सिमट गई। यानी कि इसमें जो है व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण किया गया, व्यक्तिगत अनुभूतियों का काफ़ी सजीव चित्रण किया गया। प्रगतिवादी कवियों की जो कविताएं थी उनको जनवादी कविता कहा जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनमें गहराई उतनी नहीं है जितना ज़्यादा कि विस्तार है। जबकि प्रयोगवादी कविताओं को हम देखेंगे तो इसमें विस्तार कम है लेकिन इसमें गहराई अधिक है। तो ये अंतर है। आप समझ सकते हैं कि जो प्रगतिवादी कविता थी उसमें विस्तार अधिक था और गहराई कम थी, लेकिन प्रयोगवादी कविता में विस्तार कम है और गहराई अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों का वर्णन किया गया है, व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण किया गया है। प्रयोगशील कविताओं की जो अनुभूतियां हैं इसीलिए कहा जाता है कि वो सीमित हैं, व्यक्तिगत हैं, लेकिन पूरे वेग के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ ये अनुभूतियां व्यक्त हुई हैं और बड़े ही कलात्मक ढंग से इनको व्यक्त किया गया है। तो यह कह देना यहाँ पे आवश्यक है कि प्रयोगवादी कविताओं में जो है भी ऐसा नहीं था कि जिन्हें हम कहते हैं छद्म कवियों की कमी नहीं थी। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार थे जो उल जलूल कविताएं लिखते थे।
यानी कि प्रयोगवादी धारा में इस तरह की घटिया किस्म की या नकली कविताएं लिख करके उस धारा में शामिल होना चाहते थे, सम्मिलित होना चाहते थे। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने भोगे हुए यथार्थ को, अपने भोगे हुए दर्द को बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है और अपनी पीड़ा को उद्घाटित किया है। यह दूसरी बात है कि उनके व्यक्तिगत दुख दर्द अपने में ही घुट घुट करके कभी कभी देखने में आता है कि जैसे अपने में ही घुट घुट करके विकृत हो गए हों और उनमें थोड़ा सा ताजगी का अभाव नजर आता है। मित्रों, मध्य वर्ग पर केंद्रित है। जैसे हमने आपको बताया कि जो प्रयोगवादी कविता है वो मध्य वर्ग पर केंद्रित है। मध्य वर्ग समाज का आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा वर्ग है और बहुत कुछ जो है वो मध्य वर्ग की स्थिति पे, मध्य वर्ग की परिस्थितियों पर ही निर्भर होता है देश और समाज में। जैसे आप देखिए, दुनिया भर में जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो फ्रांस में क्रांति हुई हो, चाहे रूस में क्रांति हुई हो, अमेरिका में हुई हो, कहीं भी क्रांतियाँ वगैरह हुई हो, तो उसमें मध्य वर्ग की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसी में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, प्रोफेसर, नाना वर्ग के प्रकार के लोग जो है मध्य वर्ग से संबंधित होते हैं। तो अगर मध्य वर्ग जो है कुंठा और संतरास से ग्रस्त हो जाएगा तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। क्योंकि देखिए, मध्य वर्ग जो है वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है। वो बहुत कुछ पा लेना चाहता है अपने जीवन में। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ही विराट होती हैं। तो वो उच्च वर्ग की समकक्षता करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम भी जो है उच्च वर्ग जैसी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, उच्च वर्ग जैसी जो आर्थिक मजबूती है वो हमें मिल जाए। लेकिन वास्तव में है क्या कि मध्य वर्ग महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ जो है अक्सर ये भी देखा गया है कि वो बहुत ही आदर्शवादी हो जाता है, आदर्शवादी होता है। तो ये आदर्शवादिता जो है वो उसके राह का रोड़ा बन जाता है। बड़ा स्वाभिमानी होता है, बड़ा ईगो जिसे कहते हैं, उसकी समस्या उसमें बहुत होती है। तो समाज में वो उच्च वर्ग पाना तो चाहता है लेकिन उसे वो मिलता नहीं, यानी उसकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसे में वो स्वयं को हारा हुआ, थका हुआ, कटा हुआ और कुंठित समझने लगता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पीड़ा के अनेक स्तरों को प्रयोगवादी कविताओं में चित्रित किया गया है और इसमें आपको तरह तरह की भावनाएं और संवेदनाएं मिलेंगी। इसमें आपको मानव मन का जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ है वो मिलेगा। उसको आप मानव मन के भीतर जो कुंठा है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो उसे मिलेगा। अब तो इस तरह से जो है वो प्रयोगवादी कवि जो है वो जनजीवन के प्रभाव से कट करके उसी के बीच नदी के द्वीप की तरह अपनी इकाई में अवस्थित रहता है। तो प्रायः जितने भी प्रयोगवादी कवि हुए हैं उन कवियों में ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है। मतलब अपने आप को बड़ा, जैसे नदी का द्वीप जो है वो अकेले चारों ओर से, आप देखते हैं नदी में अगर कोई द्वीप हो, कहीं एक छोटा सा द्वीप उभरा हुआ है तो चारों ओर से लहरें आके उसे थपेड़े मारती रहती हैं। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि नदी के द्वीप की तरह जो है प्रयोगवादी कवि भी जो है चारों ओर से झंझावातों को झेलता हुआ स्थिर पड़ा रहता है। और तो उसे जो पीड़ा बोध होता है या उसका जो पीड़ा बोध है वो प्रयोगवादी कविताओं में फूट पड़ा है। अब जैसे अज्ञेय जी ने लिखा है कि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं
सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह दिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। तो इस तरह से अज्ञेय का ये कहना है कि दुख जो है वो भी आवश्यक है। दुख आवश्यक इसलिए है कि जब आप दुखी होंगे तभी आप चमकेंगे। प्रयोगवादी कवियों ने अपने परिवेश को अपने अनुकूल बनाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारा परिवेश, यानी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के भी जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अगर हम उनको अपने अनुकूल बना लें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, अतः बार बार जो है वो अपने परिवेश से आहत होते हैं। अब अज्ञेय जी को ही एक बार और कोट करेंगे। आप देखिए, अज्ञेय जी लिखते हैं कि मेरी भुजाएं टूट गई हैं क्योंकि मैंने उनकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रयोगवादी कवि है वो अपने परिवेश से आहत है, अपने परिवेश से पीड़ित है। प्रयोगवादी कवि परिवेश से आहत भले ही हों, लेकिन प्रयोगवादी कवि जो है वो यथार्थवादी हैं और बौद्धिक हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। वे कभी कभी हम ये देखते हैं कि भावुक तो थे, वो भावुकता तो उनके अंदर थी, भावुकता के कारण ही तो कुंठा और संतरास व्यक्त होते थे, लेकिन भावुक होने के साथ साथ वो बौद्धिक भी थे और वो ठोस बौद्धिकता को बड़ा महत्व देते थे भावुकता के स्थान पर। तो ये कवि जो है वो मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की सारी जड़ता, कुंठा, नास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष आदि को बहुत ही बौद्धिकता के साथ अपनी कविताओं में उद्घाटित करते हैं, व्यक्त करते हैं। छायावाद में भी हम ये देखते हैं कि छायावादी कवि भी जो थे वो व्यक्तिवादी थे, किंतु उनका जो व्यक्तिवाद था वो अलग तरह का व्यक्तिवाद था। छायावादी कवियों के व्यक्तिवाद में हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। छायावादी कवि, उनकी कल्पनाएं बहुत रंगीन होती थी और उनकी भावुकता जो थी वो एक अलग लेवल की, अलग स्तर की थी, बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि मन को हरने वाली थी, मन को मोह लेने वाली भावुकता उनकी हुआ करती थी। और लेकिन प्रयोगवादी कवि जो हैं, वो प्रयोगवादी कवि अपने सत्य को उसकी नंगी शक्ल में ही पेश करना चाहते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो यथार्थवाद से प्रभावित थे। तो यथार्थवाद से प्रभावित होने के कारण और बौद्धिक होने के कारण उन्होंने जो भी उनकी दमित और कुंठित काम वासना इत्यादि थी उनका बड़ा नग्न वर्णन किया है। अब जैसे आप अपनी कुंठा का वर्णन करते हुए आप देखिए, कहते हैं, आओ बैठो, क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधलके में डूब के दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हों भी तो हरी घास ही जाने। तो ये अज्ञेय की ही कविता थी, जिसे आप कहते हैं हरी घास पे क्षण भर, उनकी एक कविता है। तो उसके कुछ अंश थे। मित्रों, मध्यवर्गीय पीड़ा को हम देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कविताओं में उकेरा गया है, उद्घाटित किया गया है, और उसके अनेक स्तर हमें इसमें प्राप्त होते हैं। लेकिन काम वासना जो है वो एक
अन्य विशेषता है प्रयोगवादी कवियों की, हम ये देखते हैं उनकी जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें दमित और कुंठित काम वासना बहुत प्रबल है, जिसका वर्णन किया गया है। तो इनकी काम संवेदना बड़ी तीव्र है, और लेकिन जो समाज का नियम है, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो बहुत कठोर हैं, जो कि उनके काम वासना के राह में रोड़ा उत्पन्न करती हैं। अतः तीव्र संवेदना वाले मध्यवर्गीय कवि की जो यौन वासना थी वो उभर उभर करके कुंठित होती गई। क्यों? क्योंकि वो पूरी नहीं हो पा रही थी। जब पूरी नहीं हो पा रही थी तो उसने कुंठा का रूप ग्रहण कर लिया, और वो कुंठा जो है वो दर्द बंद के प्रयोगवादी कविताओं में प्रस्फुटित हुआ है। छायावाद के समय में हम देखते हैं कि छायावादी कवियों ने भी नारी के साथ साहचर्य स्थापित करने का प्रयास किया है। बहुत सारी छायावादी कविताएं हैं, वो चाहे जो कुछ भी हो, आप देखिए, चाहे वो पंत हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे निराला हो, सभी ने जो है वो नारी के साथ साहचर्य स्थापित किया है अपनी कविताओं में। लेकिन यहाँ पे प्रयोगवादी कविताओं में और उनकी कविताओं में बड़ा फर्क था। छायावादी कविता जो है वो कल्पना लोक में ही, वो उन्हें यथार्थ की आवश्यकता नहीं थी, वो अपनी कल्पना में ही जो है वो नारी साहचर्य का सुख प्राप्त कर लेते थे। लेकिन जो प्रयोगवादी कवि थे वो यथार्थ में, ऐसा लगता है कि वो यथार्थ में ऐसा चाहते थे, लेकिन जब उनकी इच्छा या उनकी कल्पना जो है वो पूरी नहीं हो पाई तो वो दमित और कुंठित यौन वासना का रूप धारण कर लिया उसने जो है। और इसको स्पष्ट भी किया गया, जैसे अभी तक हमने अज्ञेय की कई कविताओं को कोट किया। अज्ञेय की एक कुछ पंक्तियां और देखें आप कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम, ये नारी तुम कहाँ हो। क्यों? क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि वासना से जो है उनका मनोमस्तिष्क पूरी तरह से पीड़ित है। इसी तरह से भारती की एक कविता है कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तुम्हारे स्पर्श की बादल घुली नरमाई, तुम्हारे वक्ष की जादू भरी बदहोश गरमाई, तुम्हारी चितमनों में नरगिसों की पात शर्माई, किसी भी मोल पर मैं आज अपने को लुटा सकता, सिखाने को कहा मुझसे प्रणय के देवताओं ने, तुम्हें आदिम गुनाहों का अजब सा इंद्रधनुषी स्वाद, मेरी जिंदगी बर्बाद। तो इस तरह से देखते हैं कि कई बार हम ये भी देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतना ओपनली, इतना खुल करके प्रयोग करते हैं, जिससे जो है इन कविताओं में अश्लीलता की झलक आ जाती है। तो प्रयोगवादी कविता जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप जो है प्रयोगवादी कविता को नई कविता का ही प्रारंभिक रूप समझें। कुछ लोगों ने तो प्रयोगवाद शब्द से ही इनकार किया, उनका ये कहना है कि नई कविता ही थी। तो प्रयोगवाद का जो काव्य के क्षेत्र में जो अस्तित्व था वो बहुत लंबा नहीं था, और प्रयोगवाद की कविता जो है वो, उसका जीवन जो था वो बहुत लंबा नहीं था। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बहुत सीमित था, और सीमित जीवन के बावजूद उन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा दी, और उन्होंने आलोचकों के लिए जो है, कवियों के मूल्यांकन के लिए कुछ नए तथ्य दिए, कुछ नए फैक्ट्स दिए। तो इस तरह से जो है, जैसे पहले भी हमने कहा कि उन्होंने
बृहत मानव या सामूहिक मानव के स्थान पर व्यक्ति मानव की महत्ता को स्थापित किया। कविता जो है वो व्यक्ति के माध्यम से फूटती है और कवि जो है वो उसके हृदय से जो कविता निकलती है वो कविता जो है आप कह सकते हैं कि वो उस पर उसके निजी संस्कारों का, उसके निजी बोधों का, उसके निजी दृष्टिकोण का प्रभाव रहता है। तो इसीलिए जो है जब भी कोई आलोचक कविताओं का मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन करते समय वो कवि के व्यक्तिगत जीवन को उपेक्षित नहीं कर सकता। उसके व्यक्तिगत जीवन के जो संघर्ष हैं, उसकी अपनी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी जो उसका जो स्ट्रगल है या उसका जो संघर्ष है, उनको उपेक्षित नहीं कर सकते आलोचक। तो मित्रों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि सुख दुख की संवेदनाओं को उभार कर रामदरस मिश्र जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। आप इसको देख सकते हैं, नागरिक प्रचारिणी सभा का हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है, या आप डॉक्टर नामवर सिंह का हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इन सब पुस्तकों में आप देख सकते हैं कि इन विषयों पे विस्तार से वर्णन किया गया है। तो रामदरस मिश्र जी जो है वो लिखते हैं कि सुख दुख की संवेदनाओं को उभार कर चुपके से सरक जाने वाले छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी अनदेखी अनचाही घटनाएं, छोटे छोटे प्रसंग बड़ी सच्चाई के साथ प्रयोगवादी कविता में अंकित होने प्रारंभ हुए। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता एवं महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूतिमय दृष्टि से सोचने का एक नया रास्ता खोला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो भी ये मानते हैं कि आदमी अपनी सारी कमजोरियों, हीनताओं, लघुताओं और महत्ताओं के बीच में यथार्थ है। अतः यथार्थ मानव के सृष्टि के लिए उसके जटिल परिवेश को अंकित करना ही कलाकार का धर्म है। धन्यवाद मित्रों। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी और प्रयोगवाद की विशेषताएं आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने कमेंट्स अवश्य दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।